अब हम आते हैं एक्सटेंडेड वन स्किल एंड वन टूल। तो हम क्या करते हैं कि भाई जल्दी से स्किल और एमसीपी सर्वर्स लगा के देखते हैं इसके साथ कि एमसीपी अभी तो जो है हमारे एक स्टूडेंट ने आके बताया था कि भाई स्किल और एमसीपी सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि एमसीपी स्किल और एमसीपी सर्वर जो है वो क्या होता है और क्यों यूज करते हैं उनको। ठीक है, स्किल्स और एमसीपी सर्वर को खैर हमने कुछ टाइम पहले देखा भी था। हमने क्या बताया था कि एमसीपी सर्वर क्या होते हैं कि हम इस तरह करते थे कि हम अपनी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते थे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जो हमारी एप्लीकेशन होती थी उसको क्या करते थे इंटीग्रेट। लेकिन उस इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता था, अपना कस्टम कोड लिखना पड़ता था। एमसीपी क्या था, एमसीपी की फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर। एमसीपी की फुल फॉर्म क्या है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब मैंने क्या कहा था कि इस तरह समझे कि कुछ सर्विसेज हैं जिन्होंने अपने क्या बना कर रखते हैं एमसीपी सर्वर। उस एमसीपी सर्वर से मुझे क्या करना है, बस अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। और उस एमसीपी सर्वर में पीछे रखा हुआ क्या होगा, उस एमसीपी सर्वर के पीछे रखा हुआ होगा काफी सारे टूल्स, क्या रखे होंगे, काफी सारे टूल्स। आपको पता है कि एजेंट क्या होता है वैसे, एजेंट का आइडिया है एलएलएम प्लस टूल्स। और सही एजेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, राइट टाइम पे राइट टूल को कॉल करना है, ये मेरा काम हो गया। अब फर्स्ट करने के लिए ना गिटहब है, गिटहब के अंदर अगर मुझे कुछ इस तरह काम करने के मेरा कोड पुश करवा दे, उसके अलावा क्या हो कि मैं अपनी रेपोजिटरी देख रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कस्टम एपीआई की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब बगैर इसके कि हर काम के लिए अपने इंटीग्रेशन करूं, मैं कनेक्ट किससे कर रहा हूं, बस अपने एमसीपी सर्वर से। एमसीपी सर्वर से एक बार मैंने कनेक्शन बना लिया, मुझे क्या मिल जाएंगे, काफी सारे टूल्स, और टूल्स को कॉल करते हुए मैं अपनी एप्लीकेशन में जो काम करवा रहा हूं कर सकता हूं। इसी तरह स्किल्स क्या होती है, स्किल्स भी हमने पढ़ा कहीं ना कहीं, स्किल्स पढ़े शायद पढ़ने के लिए दिया हो, लेकिन स्किल्स हमने पढ़ा बहुत छोटा सा सवाल है। अच्छा पहले पीछे वाली फीमेल से बातें नहीं करें, ये शोर आ रहा है बहुत। तो मुझे ये पता है कि जो हम स्किल्स बनाते हैं, क्या मैं एआई को जाके ये कह सकता हूं कि आप मेरे लिए इस काम के लिए स्किल बना दो? क्या मैं एआई से कोई भी स्किल बना सकता हूं? लेकिन अगर आप सोचेंगे स्किल का पर्पस यही होता है, स्किल्स क्या होती है, हमारी एक्सपर्टीज, जो मेरे काम करने के तरीके हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, वो हम क्या करते होते हैं। अगर फर्ज करें मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मेरे डेवलपमेंट करने के कुछ ना कुछ तरीके होंगे। क्या मैं एआई को जाके कह सकता हूं कि मैं मेरे डेवलपमेंट के तरीके से क्या करता हूं, आप स्किल जाके क्रिएट करो? ये पॉसिबल है नहीं। स्किल्स तो क्या होती है कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरे काम करने के तरीके, मेरे अपने तरीके से एक स्किल को क्या कर रहा हूं, कस्टमाइज। तो मैं डायरेक्ट कभी भी एआई के पास जाके ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए क्या कर रहा हूं, स्किल क्रिएट कर दो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं जरूर कि मैं एक स्किल लिख रहा हूं, और स्किल लिखवाने के बाद मैं ये कह दूं कि आप एआई को जाके ये कह दो कि इसको मजीद क्या कर दो, आप रिफाइन कर दो। ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है कि मैं एक बार काम करवाने के बाद उस स्किल को क्या करवा दो, रिफाइन करवा दो एआई से। तो एमसीपी सर्वर क्या है कि किसी भी थर्ड पार्टी से अपने आप को क्या करना, किसी थर्ड पार्टी से किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाना है। लेकिन स्किल्स क्या होती है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरी तो एक्सपर्टीज के मेरे काम करने का तरीका क्या है, ये स्किल। ठीक है, अच्छा सर ने बहुत अच्छा बताया स्किल। अच्छा मेरा एक सवाल है वो आप लोगों से कि मेरा एक प्रोजेक्ट है और इसको मैंने मल्टीपल स्किल्स दी हुई है, यानी कि मैंने इसको कहा है कि भाई अगर तुमने अकाउंटिंग का काम करना है तो ये वाले स्किल है, अगर तुमने डेवलपमेंट का काम करना है तो ये वाले स्किल है। स्किल क्या होगी, बेसिकली एक एमडी की फाइल होगी, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसके साथ 50 डिफरेंट स्किल्स जो है वो कनेक्ट की हुई है। तो अब मुझे ये बताया कि जब भी मेरा सेशन लोड होगा वो सारी की सारी स्किल्स को रीड करेगा और फिर वो एलएलएम को भेजेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ही चला जाएगा, मेरे टोकन बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहे होंगे। तो इस चीज को फिर हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, हमारे जो स्किल्स हैं वो लोड भी हो लेकिन हमारे टोकन भी कम से कम कंज्यूम हो। ठीक है, देखिए
स्किल जो होती है ना वो बेसिकली कुछ स्किल अगर मेरे पास है यहाँ पे अभी फिलहाल इसके अंदर कोई स्किल नहीं होगी, ये रही एक स्किल है, ठीक है। इसके अंदर देखिए दो चीजें नजर आती हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये जो होता है इसको कहता है फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर क्या होता है, इसका मैटर डाटा होता है स्किल का, कि इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और ये क्या काम कर सकता है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है और नीचे पूरी इसकी डिटेल होती है। तो जो आपका सेशन लोड होता है ना, तो आपका जो एलएलएम होता है उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास डिटेल नहीं होती, उसका सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी स्किल है और वो क्या काम कर सकती है। तो अगर 50 और ये ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 200 वर्ड्स की होती है, या मेरे ख्याल में 99 टोकन्स कंज्यूम करता है या उससे भी कम करता होगा। तो अगर 50 स्किल्स भी है तो सारी इंफॉर्मेशन ये रहती है, बल्कि सिर्फ फ्रंट मैटर जा रहा होता है। तो आपका एलएलएम को ये बात पता होती है कौन कौन से स्किल्स हैं। तो अगर मैं आपसे अपने एलएलएम से कहता हूँ या अपने एआई एजेंट से कहता हूँ कि तुमने जो है वो अकाउंटिंग का काम करना है, तो वो अकाउंटिंग की स्किल्स को फिर पूरा लोड करेगा। एलएलएम जो होगा उसको ये बताएगा कि वापस एक ये स्किल पड़ी थी, इसको लोड करो और इसमें से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। तो फिर वो उस स्किल को लोड करेगा और लोड करने के बाद उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्किल्स। और क्या करते हैं भाई, मैं हमारे पास जो है ना दो जगह हैं जहाँ पे के लोगों ने स्किल्स बना के रखी हुई है। एक है skills.sh और दूसरी है clawhub.ai। दोनों के ऊपर स्किल्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये बात मैंने क्लास में डिस्कस भी की थी कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है या जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, उससे अब जैसे ये ओपन फ्लो आई है तो एक किसी वेंडर ने लिखा है ना, तो उसने उसमें सारी सिक्योरिटीज रखी होगी, कोई लूप होल नहीं छोड़ा होगा। इस तरह आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो वो फ्रेमवर्क किसी वेंडर ने लिखा होता है या बहुत सारे डेवलपर्स ने लिखा होता है, सिक्योरिटी उसके अंदर बहुत सारी होती है। इशू कहाँ आता है, इशू आता है थर्ड पार्टी जो आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये skills.sh को आप एक तरह का थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने ओपन क्लाउड में, तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हो जिससे कि आपका प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो रहा हो, जो आपके सिस्टम के अंदर कोई इलीगल कमांड्स रन कर रहा हो, कोई ऐसी कमांड लिखी हो जो आपके पासवर्ड्स चुरा रहा हो, इस तरह की। तो ये चीजें आपको स्किल इंस्टॉल करने पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा QR कोड जनरेटर ना, और ये एक मैंने स्किल देखी। तो जब भी आपने इसको डाउनलोड करें ना, इंस्टॉल करें, सबसे पहले तो ये देखें कि उसके इंस्टॉल्स कितनी है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है सिक्योरिटी ऑडिट। 3 तरह के सिक्योरिटी इसके ऊपर टूल लगे हुए हैं, एक सॉकेट, एक सिंक और एक जेन एजेंट ट्रस्ट हब। ये तीनों क्या करते हैं, एक तरह के समझ लें सिक्योरिटी गार्ड है कि जब भी कोई स्किल इसके ऊपर अपलोड होती है ना, तो वो इन 3 गेट से गुजरती है। और अगर ये 3 कह रहे हैं कि हाँ ये सिक्योर है, तो ठीक है वो स्किल सिक्योर है, यानी कि पास मतलब ये सिक्योर स्किल है। और अगर इसके अंदर किसी एक के अंदर भी इशू है तो आप फिर उसको या तो अवॉइड करें यूज करना, या फिर उस स्किल को पूरी अच्छी तरह से रीड करें कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि जैसे अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं और आप अपनी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अपने सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो रन होता है, ठीक है ना। अगर कोई उसके अंदर इशू होगा ऐप के अंदर तो वो उसको डिक्लाइन कर देगा। तो ये एक सिक्योरिटी इन्होंने अपने पास मेंटेन की हुई है। तो ये चीज लाजमी 3 चीजें नोट करें। और इंस्टॉल करने के लिए एक तरीका ये है कि भाई इसको आप कॉपी करें और जो आपका क्लाउड कोड का एजेंट था उसको आप दे दें कि ये इंस्टॉल कर दो। या दूसरा तरीका ये है कि अपने आप जो है वो प्रॉम्प्ट पे आए ओपन क्लाउड के और यहाँ पे आके आप इसको इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाली स्किल को मैंने कहा यस कर दो, ठीक है। तो ये स्किल को इसको इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करके मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है। सवाल क्या क्या पूछेगा वो देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई ये वाली स्किल जो है वो आप इन तमाम चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, क्लाउड कोड के लिए भी कर सकते हैं, ओपन क्लाउड को भी कर सकते हैं। अच्छा, स्किल का फायदा क्या है, इसके लिए एक यूनिवर्सल पैटर्न है। जितने भी एजेंट हैं जब इसको यूज करेंगे तो उनको पता है कि इसको एक ही तरफ से यूज करना है, मतलब क्योंकि ये बनाई किसने थी, ये बनाई थी इन्होंने एंट्रोपिक वालों ने, लेकिन बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया, यानी कि सब इसको यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से क्लाउड कोड यूज कर लें या ओपन क्लाउड, हम ओपन क्लाउड पढ़ रहे हैं तो मैंने भाई ओपन क्लाउड यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई, बैक करते हैं, दोबारा आ गई। तो ओपन क्लाउड को सिलेक्ट करते हैं और ओपन क्लाउड में इंस्टॉल करते हैं क्यूआर कोड की स्किल, और फिर देखते हैं कि जब मैं क्यूआर कोड में जनरेट करवाऊंगा तो क्या मेरी स्किल कॉल होती है या मेरा एआई एजेंट जो है वो डायरेक्टली, देखें ये सिर्फ एक सैंपल स्किल है,
सिर्फ ये बताने के लिए कि स्किल डाउनलोड कैसे होगी, इंस्टॉल कैसे होगी और यूज कैसे होगी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये स्किल यूज ना करूं और डायरेक्ट अपने ओपन क्लाउड में जाके बोलूं कि मुझे क्यूआर कोड जनरेट कर दो, तो कर देगा? कर देगा। कैसे करेगा? उसके पास टूल्स होते हैं, वेब सर्च के टूल हैं, फाइंड स्किल के टूल हैं, वो वेब सर्च करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, वहां से कोई यूआरएल लेकर आएगा और वहां से जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आप सारे इंटरनेट के टूल्स बंद कर दें तो वो क्या करेगा? उसके पास फाइंड स्किल की स्किल है, वहां से वो स्किल डाउनलोड करेगा देगा। वो ही बंद कर देंगे तो उसके पास एग्जीक्यूट का फंक्शन है, फेच का उसके पास अपना बिल्ट-इन फंक्शन होता है, उससे वो यूआरएल कॉल कुछ ना कुछ करके वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्यूआर कोड जनरेट करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि स्किल्स किस तरह से यूज हो रही है। ठीक है, तो भाई मैं आया यहाँ पे और मैंने कहा क्लाउड कोड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट से सिलेक्ट होता है। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया एंटर, और इसको मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्ट ये क्या है, प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल करना है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है। मैंने कहा प्रोजेक्ट वाइज कर दो, और सिमलिंग करना है या कॉपी टू ऑल एजेंट्स, मैंने फिलहाल कॉपी टू ऑल एजेंट्स कर दिया। ठीक है, और कहा भाई प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन, यस। फाइंड स्किल देगा, कह रहे कि इसके अंदर कह रहे हैं कि एक स्किल्स और होती है फाइंड स्किल्स की, वो तुम्हारे पास नहीं है क्या, वो भी इंस्टॉल कर दूं? मैंने कहा ठीक है, वो भी इंस्टॉल कर दो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर आप आपको कोई ऐसा काम बोलेंगे जो वो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? फाइंड स्किल के थ्रू उसकी स्किल फाइंड करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा और फिर यूज कर लेगा। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कोई ऐसी स्किल्स इंस्टॉल कर दे कि जो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। ठीक है, तो और एक काम करता है भाई, गेटवे को स्टार्ट भी कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आके इसको हम कहते हैं कनेक्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं कि भाई मेरे लिए क्यूआर कोड जनरेट कर दो, और फिर देखते हैं कि ये स्किल को यूज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। बाद ये होता है कि इस पास स्किल होती भी है फिर भी इसको यूज नहीं करता ये। अच्छा, पहले देखते हैं स्किल आई भी कि नहीं आई, तो कहाँ जाकर चेक करेंगे? स्किल्स में आते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ क्यूआर, तो ये स्किल्स इसके पास अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है वो हम देखते हैं। तो एजेंट्स स्किल, फाइंड स्किल्स, क्लाउड कोड, अच्छा ये आ गई, और इसने कहाँ इंस्टॉल की है? ओपन क्लॉ एजेंट्स स्किल और ओपन क्लॉ क्लाउड के अंदर की है। एजेंट स्किल के अंदर इसने किया है, अब यहाँ पे नहीं आई है, तो हम देखते हैं क्यों नहीं आई है। काम करते हैं एजेंट्स में आते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि इसके पास आई क्या। इसके पास भी नहीं आई। ओके, दूसरी एक चीज और चेक कर सकते हैं हम, कहाँ गया टूल्स, कहाँ गया, हियर स्किल्स। काम करते हैं, यहाँ पर आके हम डायरेक्ट सेशन ऑन करते हैं और सेशन के अंदर टाइप करके देखते हैं कि इसके पास आ रही है स्किल या नहीं आ रही। क्या हो गया, न्यू सेशन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। न्यू सेशन क्यों क्रिएट नहीं कर रहा है? चलें, ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हम रीसेट करते हैं, और इसके अंदर मैं चेक करता हूं कि इसके पास स्किल नहीं आई अभी तक। एक काम करते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, भाई क्यों नहीं आ रही स्किल इसके पास। सही जगह पे कर रहे हैं, कर तो सही जगह पे रहे हैं। अच्छा, मैंने गलत कर दिया था ना, मैंने क्लाउड को सिलेक्ट किया हुआ था, मुझे ओपन क्लाउड सिलेक्ट करना था, इसलिए नहीं आ रही ओपन क्लाउड के पास इसके। ठीक है, अब ओपन क्लाउड के अंदर स्किल्स के अंदर आ गई है ये स्किल। तो एक काम करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं गेटवे, और उसके बाद जो है स्किल अपनी देखते हैं। तो स्किल से बाद यहाँ पे कहाँ गई है स्किल्स, ये आगे देखो क्यूआर कोड जनरेट हो। ठीक है, तो आपको जब स्किल इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल सही हुई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्किल्स के अंदर आके यहाँ पे देख लेना है, और एजेंट स्किल्स के अंदर भी आके आप देख सकते हैं कि एजेंट के पास है। अच्छा, वैसे ग्लोबली है तो एजेंट के पास अगर ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजेंट के पास भी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने सेशन के ऊपर,
और इसको मैं कहता हूं कि जनरेट QR कोड फॉर, एक यूआरएल दिया मैंने कहा इसके लिए QR कोड जनरेट कर दो। तो अब देखते हैं कि भाई इसके लिए पिक करता है या नहीं करता। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने स्किल्स देखी, इसने कहा भाई मेरे पास एक स्किल मुझे मिल गई है, और उसके अंदर जो है वो इसने स्किल को रीड किया कि क्या क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर स्किल मिला कि पाइथन, कहाँ गया ये, इसने स्किल देखी, हाँ ये इसको मिला, चीजें सारी इसने रीड की यहाँ से, और ये वाली जितनी भी स्किल की डिटेल थी वो इसने रीड करके सुबह चले गए स्किल को किस तरह से यूज करना है। इसने क्या किया, सर्च किया, और वेब सर्च करके इसने क्या किया, कोई इसके पास एरर आ गया, बैकग्राउंड क्लास कंप्लीटेड, ठीक है, ये बन गया QR कोड, ठीक है। तो इसने वो स्किल यूज कर ली जो हमें चाहिए थी QR कोड जनरेट करने के लिए। तो आप, ये एक सैंपल स्किल थी, आप कोई भी स्किल यूज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये वाली, अच्छा आप ये स्किल, अब आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, अपनी एक स्किल बनानी है और वो इसके साथ अटैच करके देखनी है कि वो किस तरह काम करेगी, ठीक है। स्किल जनरेट करने के लिए हमारे पास एक स्किल क्रिएटर की जो वो हमें एंथ्रोपिक है उसकी स्किल्स के अंदर स्किल क्रिएटर की एक स्किल होती है जो उसने खुद दी हुई है, वो यूज कर सकते हैं आप स्किल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अपनी कोई भी एक स्किल क्रिएट करें, वो इसका लगाएं और लगा के उसको देखेंगे वो काम कर रही है या नहीं कर रही। एक तरीका तो ये था कि आपने यहाँ पे लिखा, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे QR कोड लिख के, जनरेटर लिख के अगर आप इसको कुछ भी लिखेंगे ना, तो ये एक्सप्लिसिटली, पहले हमने जो किया था वो इम्प्लिसिट था, क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा और उसने खुद ही कॉल कर ली। और अगर आप एक्सप्लिसिट चाह रहे हैं कि भाई जरूरी कॉल करें, तो आप उस स्किल का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी स्किल इंस्टॉल होगी वो सारी यहाँ पे आपका आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा भाई ये हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, अपने इसके साथ अपने MCP सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ और मैं इससे यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट टाइम इज इन टोक्यो, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या मुझे ये टाइम बताएगा कि टोक्यो में क्या टाइम हुआ है, या नहीं बताएगा? बताएगा, कैसे बताएगा? दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इंटरनेट पे जाए, वहां से सर्च करो और लाकर दे दे, या दूसरा तरीका ये हो सकता है इसके पास इंटरनल कोई टाइम मैनेजमेंट हो रही हो, उसको रीड करके वहां से लाके दे दे। देखें, दो तरीका है ना, एक तो इंटरनेट पे जाएगा, दूसरा क्या है, इसके पास ये इंस्टॉल कहाँ हुआ है, मेरे सिस्टम पे हुआ है, तो मेरे सिस्टम पे टाइम का एक्सेस इसके पास है, तो इसको ये पता है मेरे सिस्टम में क्या टाइम हो रहा है। तो ये कर सकता है कि टाइम को पिक करे और इसके पास कन्वर्जन टेबल है, तो ये कन्वर्ट करके बता दे कि टोक्यो में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए इसने क्या किया कि सेशन स्टेटस, इसने क्या किया कि भाई यहां से उठाया सैटरडे अगस्त में टाइम क्या हो रहा है, कराची में टाइम हो रहा है 8:01। और फिर इसने क्या किया कि उसको अपने पास 12:01 दिखा दिया से। तो इसने क्या किया, कोई एक्सटर्नल टूल कॉल नहीं किया, बल्कि जो इसके पास सेशन के अंदर जो टाइम पड़ा हुआ था उस टाइम को इसने कन्वर्ट करके बता दिया। तो मतलब ये इतना, मतलब इंटेलिजेंस इसकी ये है कि इसने कब इंटरनेट पे जाना है, कब इसने अपने लोकल चीजें यूज करनी है, ठीक है, वो इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। अब एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ एक MCP सर्वर अटैच कर दूं, ठीक है। तो MCP सर्वर अटैच करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके क्या करना है आपने, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि भाई आप ये प्रॉम्प्ट दो उसको और ये इसके साथ इंस्टॉल कर दे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्लाउड के सेट वाले। तो भाई क्या होगा कि यहाँ पर हम आएंगे और ये कमांड में लिखता हूं यहाँ पर आके। अच्छा मैं सर्वर कौन सा यूज कर रहा हूँ, MCP का। एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लियर भी कर देते हैं। मैंने क्या लिखा, ओपन क्लॉक कॉन्फिग सेट, ठीक है। ये वही कमांड है जो हमने पहली क्लास में देखी थी। अगर मैनुअल करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। मैंने कहा सेट करो MCP के अंदर servers.context7। context7 से पहले मैं आता हूँ दूसरे, context7 नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ context7 पे आएंगे। पहले दूसरा करते हैं हम, टाइम वाला करते हैं पहले। टाइम वाला जो है इसके अंदर भी दिया हुआ, ये प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ टाइम वाला, ये रहा, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और मैं जो हूँ वो कमांड के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये रहा,
अच्छा, अब एक चीज मुझे देख के बताएं। ओहो, ये क्या हो गया बड़ा। इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन क्लॉक कॉन्फिग सेट एमसीपी सर्वर टाइम कमांड यूवीएक्स और आर्गुमेंट में एमसीपी सर्वर टाइम। अब मुझे ये बताएं कि इस कमांड को देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करेगा, एसटीडीआईओ या स्ट्रीमेबल? हाँ, क्यों? नहीं तो टाइम से तो नहीं पता चल रहा, किससे पता चल रहा है ये चीज? हाँ, नहीं मशीन में तो लोकल चल रहा है, लेकिन मैं अगर आके इसको कहता हूं कि भाई मैं यहां पर आ रहा हूं, मैं कहता हूं कि ओहो ये इतना बड़ा क्यों हो गया, मैं इसको कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट 7 http streamable सर्वर यूआरएल। तो ये रहा, ठीक है। तो जब मैं यहां पर आऊंगा और आके इसको मैं कहता हूं, मैं कहता हूं ओपन क्लॉक एमसीपी ऐड, ठीक है। तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई अच्छा कुछ गलत कर दिया हमने, हेल्प में जाते हैं, हेल्प में क्या है एमसीपी की, एमसीपी ओपन, जी बोले कुछ कह रहे हैं। ओपन क्लॉक सेटअप नोट्स हेल्प डॉक, एमसीपी कहाँ होता है भाई, ये रहा एमसीपी ही होता है ना, पेज दिखा क्यों रहा, ओपन क्लॉक एमसीपी हेल्प, ठीक है। और ऐड ही होता है, तो मैंने कहा ऐड और एंटर कर दिया, ठीक है। अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है, अच्छा इसको आर्गुमेंट चाहिए, कौन कौन से चाहिए वो देखते हैं। तो इसको कौन सा आर्गुमेंट चाहिए, इसको पहले तो चाहिए भाई एक यूआरएल चाहिए, कौन सी यूआरएल से उठाना है, और ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसको यूआरएल में दे दिया मैंने, ये वाली यूआरएल एमसीपी सर्वर की और उसकी, और ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने इसको क्या दे दिया, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये जो एमसीपी सर्वर है ये स्ट्रीमेबल है, यानी पहले जो मैं कर रहा था कॉपी वो एसटीडीआईओ था और ये वाला। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये स्ट्रीमेबल है और उसमें कैसे पता चल रहा था कि वो एसटीडीआईओ है, वो भी कॉपी कर लेते हैं यहां से। काम करते हैं, इसको किसी एक फाइल में खोल दें दोनों, ताकि पता चले दोनों में फर्क क्या है। जूम कैसे होता है, ठीक है। एक कमांड ये है और एक कमांड ये लिखी हुई है। अब मुझे बताएं कि दोनों में आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा जो है वो स्ट्रीमेबल है और कौन सा जो है वो एसटीडीआईओ है। चलिए मैं हटा देता हूं इसमें से स्ट्रीमेबल। अब कैसे पता चल रहा है, देखिए हमने अभी जब डिस्कस किया था हमसे पता है कि दो तरह के होते हैं, देखिए मैंने कहा दो तरह के सर्वर होते हैं, एक होता है एमसीपी का स्ट्रीमेबल और दूसरा होता है एसटीडीआईओ। एसटीडीआईओ आपके सिस्टम के अंदर चलता है। तो ये वाली कमांड देखिए, मैं इसको कह रहा हूं कि जब तुमने चलाना है तो UVX का पैकेज यूज करना है और उसको ये वाली कमांड देनी है, तो ये वाला सर्वर जो है वो रन शुरू हो जाएगा। तो ये होगा एज ए कंप्यूटर का एसटीडीआईओ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको दिया यूआरएल, एक्सटर्नल यूआरएल दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सर्वर एमसीपी का है ये कहीं क्लाउड पर रखा हुआ है और वहां से एज ए एसटीडीआईओ चलेगा। तो इससे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम जो है वो यही वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, अभी हमारे पास आया हुआ है, ठीक है।
और दोनों ही इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला भी और टाइम वाला भी एक साथ ही कर लेते हैं, ताकि हमें दोनों ही पता चल रहा है दोनों का काम एक ही होगा, सिर्फ काम करने का तरीका अलग होगा। दोनों एमसीपी सर्वर से, दो एमसीपी सर्वर क्यों होता है, एमसीपी सर्वर होता है टूल्स, एक्सटर्नल टूल्स होता है, ठीक है ना। तो दोनों सर्वर आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सिर्फ कॉल करने का तरीका अलग है। एक कॉल हो रहा है क्लाउड से और दूसरा कॉल हो रहा है आपके पास कहां से, आपके सिस्टम के अंदर, दोनों टूल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इंस्टॉल हो गया। मिसिंग रिक्वायरमेंट नेम, अच्छा नेम भी चाहिए होता है इसको, तो मैंने इसको नेम दे दिया भाई। नेम में क्या देंगे हम इसको, ऐसे आगे दे देंगे, इसको मैंने कह दिया कॉन्टैक्ट 7 कह दिया, ठीक है। ये इसने इंस्टॉल कर दिया और दूसरा वाला भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इंस्टॉल बेसिकली हुई कहाँ है, यानी कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ गई है। तो हमारे पास जो एक सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो क्या है हमारी, ये वाली फाइल ओपन क्लाउड डॉट जेसन की फाइल, यही पर सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर आना चाहिए एमसीपी सर्वर, देखिए ये आ गया। दो सर्वर कनेक्ट हुए, कॉन्टैक्ट 7 का और एक टाइम का, ठीक है। टाइम का कमांड, टाइम का जो है कमांड और आर्गुमेंट है, तो ये वाला जो है वो आपके पास एसटीडी आया है और इसके अंदर यूआरएल है और ट्रांसपोर्ट है, तो ये वाला आपके पास क्या है, स्ट्रीमेबल है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अपने गेटवे को स्टार्ट करते हैं और फिर इसको चेक कर लेते हैं, ओपन क्लाउड गेटवे रीस्टार्ट, और चेक करते हैं कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, अपना प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं, इसके अंदर से ये रहा, ये प्रॉम्प्ट कह रहा है कि इफ आई सेंड दिस प्रोफाइल टू माय क्लाइंट, और कोई भी सिटी का नाम लिखा राइट नाउ व्हाट्स देयर लोकल टाइम, इज दिस अ रिस्पांसिबल आवर टू ईमेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसके अंदर लोकल टाइम आ रहा है और ये चीजें आ रही हैं, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको एमसीपी सर्वर को कॉल करना चाहिए और उसका टूल एक्सेस करना चाहिए। वह पहले क्या कर रहा था, पहले ये डायरेक्ट मेरे पास से जवाब दे रहा था, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास जो है एमसीपी का सर्वर है, एमसीपी के टूल्स हैं, तो ये उनको एक्सेस करेगा। तो मैं ये करता हूँ, इसको रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं और मैं इसको यहाँ पे सिटी का नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिखते हैं, बैंकॉक कर देते हैं, बैंकॉक। ये होती होगी, खुद ही गैस कर लेगा ये कौन सिटी है। वैसे तो वो रह गया है, वैसे तो क्रॉन वाला टॉपिक रह गया है, लेकिन वो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, हार्ड बीट और क्रॉन का वो, ठीक है। तो वही देखते हैं इसने क्या किया, इसने रिजल्ट हमें दे दिया, रिजल्ट हमें पहले ही मिल रहा था, लेकिन हमें ये देखना है कि टूल कॉल किया या नहीं किया। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसने क्या किया कि भाई सेशन का स्टेटस ही कॉल किया इसने एमसीपी सर्वर कॉल नहीं किया। जैसे पूछते हैं कि भाई यू हैव एमसीपी सर्वर, व्हाई यू डिड कॉल दिस, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या कहता है, ये माजरत करेगा कि भाई मेरे पास है, मैं भूल गया या जो भी है। अच्छा कॉन्टैक्ट 7 पे आ रहा है, ये उस पे नहीं आ रहा। अच्छा अब इसकी वजह क्या हो सकती है, देखिए इसने कहा कि मैंने इससे पूछा तुम्हारे पास एमसीपी सर्वर, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तो इसने क्या किया, 2-2.5 सेकंड इसके पास सिर्फ कॉन्टैक्ट 7 है, इसको वो नहीं मिल रहा, टाइम का सर्वर एमसीपी सर्वर नहीं मिल रहा इसको। इसी क्या वजह हो सकती है, पता है किसी को? अच्छा मुझे लगता है ऐसा कि ये तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ ना, ये वाला मैं कह रहा हूँ कि इस कमांड के थ्रू एक्सेस हो, तो हो सकता है कि इसके पास UVX की कमांड इंस्टॉल ना हो, इसलिए इसको नहीं चला रहा हो ये। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आए और ओपन क्लॉक के लॉग्स चेक कर लें आप इसके, ठीक है। और दूसरा जगह यह है कि मैं एक काम करता हूँ कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ इंटरनेट पे और मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो UV इंस्टॉल करने की लिनक्स की कमांड दे दो, ठीक है। लिनक्स UV इंस्टॉल्ड फॉर लिनक्स, तो ये मुझे कमांड दे देगा। वो कमांड हम रन करके देखते हैं कि भाई इसके बाद ये वाली दे दी इसने ना, बैश ये कमांड दे दी इसने, ये रन करके देखते हैं कि, और इसके बाद देखते हैं कि इसको मिलता है या नहीं मिलता। पहले हम देखते हैं लॉग्स में हमारे पास कुछ आ रहा है क्या।
इससे मॉडल ट्रांसपोर्ट फैच कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फैच यहाँ पे कह रहा है वेब सर्चेस डिसेबल्ड और प्रोवाइडर एरर टूल्स, ठीक है ना, क्यूरी, इसको क्यूरी में कोई एरर आया है इसके पास, तो होपफुली यही हो सकता है कि इसके पास इंस्टॉल ना हो। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर और अगर फिर भी ना हो तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि हम जो है वो ये दें अपने क्लाउड कोड को और उससे पूछेंगे भाई क्या इशू है, तो वो इसको रिजॉल्व कर देगा। तो देखते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद होपफुली चल जाना चाहिए इसको। एवरीथिंग इंस्टॉल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गेटवे भी एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं और फिर इसको दोबारा चला के देखते हैं। तो यही काम कहाँ गया, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। और इसको अब चल जाना चाहिए अगर यही इशू था तो, और अगर कोई और इशू था तो फिर वो देखना होगा। अभी ये सेशन से ही लेकर आया और वेब सर्च का एरर, ये टूल पे जा रहा है लेकिन टूल जो है वो डिसेबल्ड हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्या मैंने टूल डिसेबल किया है यहाँ पे, क्या करना है, रिमाइंड करवा दूं, नहीं बेसिकली उसको मिल नहीं रहा, मिल रहा होता ना तो वो खुद ही उठा लेता। मुझे लगता है कि शायद मैंने टूल डिसेबल किया है। एक काम करते हैं, किस चीज की रिव्यू करने की, इनेबल करने की, यहां से कर सकता है ना, ये आ गया ना, ये 3 टूल हैं लेकिन यहाँ पे तो इनेबल हुआ है, वेब सर्च का टूल, वेब फेस का टूल भी इनेबल है, लेकिन ये कह रहा है कि इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा। वेब सर्च इज डिसेबल्ड और नो प्रोवाइडर इज अवेलेबल, इसको वेब सर्च का टूल मिल नहीं रहा, हालांकि वेब सर्च का टूल इनेबल है। एक काम करते हैं, दूसरा वाला CLI से चेक करें। ओके, CLI से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम, ये तो क्लाउड कोड नहीं है, ये रहा, मैं कहता हूं ओपन EUI और यहां पर आके इसको हम यही वाला प्रॉम्प्ट देते हैं। पहले रीसेट कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए, और यहां पर आके डैशबोर्ड पे देख लेते हैं सेशंस, सेशन से उठा रहा है वो टूल, उठाएगा वहां से। एक काम करते हैं कि हम वो वाला दूसरा देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट 7 वाला यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पूछता हूँ कि भाई हाउ कैन आई यूज बैकग्राउंड टास्क इन फास्ट API, ठीक है। तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके पास जो है कॉन्टैक्ट 7 का MCP सर्वर है, तो उसको यूज करना चाहिए बजाय इसके पास अपने पास से अप्लाई करने के। यहाँ पे ऐसा यूज किया कॉन्टैक्ट 7 का, तो वहां पे कोई इशू आ रहा है, अभी हम अगर उसको देंगे क्लाउड कोड को तो उसको रिजॉल्व कर देगा, वो भी चल जाएगा, ठीक है। MCP टूल्स चल रहे हैं और ये इसने कॉल कर लिया, ठीक है। तो भाई ये मतलब हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं। एक चीज के अंदर रह गई है, वो मैं आप लोगों पर छोड़ दूंगा, आप लोगों ने उसको खुद जो है वो एक्सप्लोर करना है। वो क्या है, वो है इसका 6 और 7, ठीक है, बल्कि 6 और 8 दो हैं। देखिए 6 बहुत आसान है, 6 में इसने बताया हुआ है, हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोएक्टिवनेस। अभी टाइम हमारे पास कम रह गया, उसको कवर हम कर नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली शुरू का हमारा 1 आवर घंटा जाया हो गया, उसके लिए चल नहीं सका, तो इस वजह से चीज होनी चाहिए, वरना आज मेरा प्रॉपर इरादा था कि हम ये पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपका AI एजेंट इटसेल्फ खुद ब खुद यानी खुद चीजों को रीड करे और उसके ऊपर एक्ट करे, ठीक है। तो इसका जो स्टेप 6 है उसके अंदर यही बताया गया है कि 2 तरीके होते हैं, एक क्रॉन जॉब, दूसरा हार्ट बीट। उन दोनों तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट दिए हुए प्रॉम्प्ट आपने क्लाउड कोड पे डालना है, वो आपके लिए सेटअप कर देगा। सेटअप करने के बाद आप उसका बिहेवियर चेक करेंगे, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो हम उसको पर्सनली कहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं
ठीक है, हम सिर्फ एक सेशन खत्म हो रहा है, हमारा रिलेशन खत्म नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी आपको इश्यू आता है, कुछ होगा, तो हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, इसके अंदर एक और टॉपिक है 8 नंबर पे, वो आप देख जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर क्या है, देखिए आप लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या है कि आप लोग जो हेजिटेट हो रहे हैं कि अपने सिस्टम पे ओपन क्रॉस कॉल करना नहीं चाह रहे हैं। मैंने भी नहीं करा, मैंने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन बनाई है, उसके थ्रू कनेक्ट किया है। तो अगर आप वर्चुअल मशीन नहीं बनाना चाह रहे तो इसके अंदर जो 8वां टॉपिक है ना, उसके अंदर इन्होंने ये बताया भाई कि आप सैंड बॉक्स बना के किस तरह कर सकते हैं। सैंड बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स आप क्रिएट कर लें और उस बॉक्स के अंदर आप ओपन क्लॉक को रन कर रहे होंगे। तो वो ओपन क्लॉक जो है सिर्फ उस बॉक्स के अंदर चीजों की उनको एक्सेस कर रहा होगा, आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहा होगा। वो ही प्रॉम्प्टिंग के थ्रू बताया भाई, प्लॉट कोड को प्रॉम्प्ट है, वो आपको ये चीजें कर देगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा और आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे। और बाकी सर आपसे कुछ बात करेंगे। और दूसरा ये कि आप लोगों के लिए नेक तमन्ना है कि आप लोग जिंदगी में कुछ कर लें, जो पढ़ा है हमने अभी तक वो आप लोगों के काम आए। कोशिश हमने की कि अपना 100% दे सकें, पढ़ा सकें, अच्छा करवा सकें, आप लोगों को समझा सकें। तो अगर कोई कभी पेशी उसके अंदर हो गए तो दरगुजर कर दीजिएगा और आगे बढ़े, आगे चले। ये सर ने पहले बताया कि ये सेशन खत्म होने का मतलब कोर्स एंड जरूर हो रहा है, लेकिन कोर्स एंड का मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, यहाँ से जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो रही है। आगे और भी चीजें हैं, और मरल है, और मंजिल है, आपने आगे बढ़ते जाना है। जो सीखा है कोशिश करें कि उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि अपने आप ग्रुप, अपने होल्स ढूंढें अपने आसपास। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहां पे देखें कौन सा ऐसा होल है जिसको आप फिल कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज से जो यहाँ पर आपने बिल्ड की है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको नहीं समझ में आ, सर नहीं बताया कि आप जो है LLM से पूछ लें, वो आपको बहुत सारे मशवरे देगा कि तुम ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, तो आप वो बनाएं, ठीक है। कोशिश करें कि टोटली जो है वो LLM पे डिपेंडेंट ना हो, मिक्स करके चलें चीजें। कुछ काम अपने हाथ से करें, कुछ क्लाउड से करवाएं, दोनों को मिक्स करके चलाएं। क्योंकि टोटली डिपेंडेंट होना जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि आपकी इंटेलिजेंस को खत्म कर रहा है। हमारी जो हम एज ए ह्यूमन, हमारी अपनी एक इंटेलिजेंस, जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो खत्म हो रहा है। हमारे पास क्या होता है कि पहले हम क्या करते थे, एरर आता था, हम उसको डीबग करते थे, चीजें देखते थे, सर्च करते थे, पढ़ते थे, सोचते थे। अब क्या होता है, एरर आता है, उठाए क्लाउड कोड को दे दें, हम देखते भी नहीं कि एरर आया क्यों, ठीक, हमारा थॉट प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो कोशिश करें कि आपका वो थॉट प्रोसेस जो है वो खत्म ना हो, वो एज इट इज रहे। तो डिपेंडेंट ना हो, उसको यूज करें, एज ए टूल यूज करें। और बाकी जो है वो सर ठीक है। तो बिल्कुल अलविदा वाला माहौल बन गया। तो कुछ आगे एक बात करवानी, छोटी सी एक्टिविटी हम वो करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही सोच लो। हमें तो पढ़ाने में बहुत मजा आया, मुश्किलात नहीं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो 2.5 साल में ये हमने यहाँ से कम बहुत कुछ सीखा। एज अ ट्रेनर अगर मैं आपको बताऊँ, जब हम यहाँ आए थे, हम बिल्कुल एक शरीफ तो अभी भी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कि बोलना नहीं आता था, कुछ भी नहीं। हाँ, आगे कम से कम ये वाली चीजें हमारे पेट में, आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। शायद आपने हमसे तो कुछ सीखा, लेकिन ऐसा ट्रेनर मैं आपको बताऊँ, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो आप लोगों ने इस जर्नी को कंटिन्यू करना है। सेशन खत्म हो रहे, हम लोग ग्रुप में एक्टिव होंगे, आपके जो सवाल होंगे आप जहाँ पूछेंगे, हमेशा आप लोग हाजिर हैं। आप हमसे कभी भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, हमें खुशी होगी आप लोगों को। दूसरा ये, मैंने अभी जिस तरह आप लोगों ने डेटा लिया कि आप लोगों ने अभी तक ना लर्निंग आप लोगों की हो गई था। अब आप लोगों ने कौन सी साइड पर आना है, लर्निंग वाली साइड पे आना है। देखिए, मैं आपको ना सच बताऊं कि आप लोगों को ना मार्केट में बहुत नए नए नाम नजर आएंगे। आज यही है, एजेंटिक है, ये रोबोटिक्स है। अगर आप इस रेस में लगे रहे ना कि आज इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, आप सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे सच में। अब आप लोगों को जो चीज आती है ना, आप लोगों ने क्या करना है, उसको जितना पढ़ा हुआ है उसको किसी एक चीज को डायरेक्ट करके उसको मजीद अच्छा करना है। इसके लिए आपके पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है, AI है, किसी से भी जाके उसको ज्यादा से ज्यादा पता करना, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपनी सोशल प्रेजेंस बढ़ाएं।
इससे क्या होगा, आप लोगों को काफी फायदा होगा। बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज कहता चलूं कि मैंने कहना नहीं है, मैं क्लास में कहता भी नहीं हूं। अभी हमारा गैप आया था 2 महीने, हमारा 2 महीने गैप आया था। इसके अंदर ना मैंने काफी सारे टूरिस्ट आ रहे थे अपने, जो मेरे कुछ पर्सनल लोग थे, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया था ऑनलाइन। उसके अंदर भी तकरीबन यही चीज है। अगर आप उसके अंदर भी आना चाहें तो वेलकम, ठीक है। तो जर्नी अपनी कंटिन्यू रखनी है, और कोई भी सवाल हो, हम सर बिलाल में हमारा सैटरडे इवनिंग वाला ग्रुप है, उसको कंटिन्यू रखना है। बाकी हमारी मेहनत किस तरह अचीव होगी जब आप लोग कामयाब हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ना हमें बड़ा फोकस कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि हम लोग यहाँ से चले गए, टीचर जवाब नहीं देंगे। हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, हम हमारे पढ़ाने का मकसद ये था कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लें। तो एंडिंग की तरफ हमारे कोऑर्डिनेटर ने छोटी सी एक्टिविटी रखी हुई है, हम लोगों ने आपको सारी पिक्चर भी लेनी है। तो कोऑर्डिनेटर से आगे आ जाए, तो जो करना है वो हम जल्दी से करने के बाद फिर हम आप लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो लेके फिर हम इस सेशन का समाप्त करना है। एक कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे, वो करेंगे सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे आगे क्या करने का यार, हमजा भाई से बोलो भाई तस्वीर लेना यार, आगे हमजा भाई बुलाइएगा। अच्छा हमजा भाई आगे आ जाए, हमजा भाई टीचर। अच्छा अभी कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा, अभी बैठे रहे, अभी बैठे रहे। अभी आधा घंटा बाकी क्लास खत्म होने है। अभी आधा घंटा है, वैसे भी अभी आप लोगों का टाइम खत्म नहीं होगा। तो भाई आपसे ऐसी कोशिश चले जब तक हमारा सब कुछ हो। आप लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया यार, जरा वीडियो तो बना यार, आखिर क्लास किया होगा। वीडियो बनाना है, थोड़ी सी जरा वीडियो बना ले हमारी थोड़ी सी। अभी बोल गया ना, कैमरा बंद हो जाएगा ना, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचे। अब इस मेहनत को बस आपको कहना करना है, अपने 2.5 साल ना आपने हमेशा ये वीडियो है और कैमरा है, बस इसको ये करेगा। 2.5 साल बाद से हां, वीडियो ऐसा से बना है, पर स्टूडेंट से आपने यही बड़ी सारी स्टूडेंट से बना के फिर सामने से हमारी बना ले। आप किसी और नई फील्ड में जाके उसमें भी टाइम बनाना शुरू करें। आप किसी में थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुदारा आप लोग क्या करेंगे कि फील्ड को स्विच मत करिए, कि ये बोलेंगे यार कुछ हो नहीं रहा। जब ये हो कि आपको आउटपुट मिलने का टाइम हो, आप उस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाकर टाइम बनाना शुरू करें। ये फील्ड बहुत अच्छी है, सच में। पर्सनली हम आपको बता रहे हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं। ये फील्ड बहुत अच्छी है तब जब आपने अपनी कुछ चीजों को ओवरकम करके इसके ऊपर इंडस्ट्री में आना। पहला स्टेप क्या रखना है आप लोगों ने, इंडस्ट्री में किसी तरीके से आप कर रहे हैं। एक बार इंडस्ट्री में आकर आप लोग चलना स्टार्ट हो इस चीज को पहले। अच्छा, अभी जब तक कोऑर्डिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो वो कर लें। और दूसरा ये कि ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, हमने स्टार्ट में फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ी और उसके बाद हम एआई के ऊपर आए ना। तो अब आपके पास ना 2 फील्ड्स हैं काम करने के लिए, आप फुल स्टैक की तरफ भी आ सकते हैं और आप एआई की तरफ भी आ सकते हैं। तो मेरा अभी जो ना मशवरा ये है कि आप एआई यूज करें, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना वो अवेल कर लें। अगर आपको एक फुल स्टैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको अवेल कर लें और फिर एआई की तरफ आप मूव करना शुरू कर दें। लेकिन इवेंचुअली अल्टीमेटली हमने जाना एआई की तरफ ही, क्योंकि आगे जो काम है सारा वो एआई वाला ही है। एआई की एप्लीकेशन से बिल्ड करनी है हमने। तो अभी कोई मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जो कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, जो अपना जिन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, तो वो 2 तरीकों से कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर है वो फुल स्टैक पे काम भी कर रहे हैं और एआई के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जिन्होंने अपने स्टार्टअप किए हुए हैं वो भी 2 तरह के काम कर रहे हैं। तो काम आप जो है वो करें, जो काम मिल रहा है उससे स्टार्ट करें, अपनी स्किल्स बिल्ड करें, ठीक है। तो सारे आगे की तरफ तो हमें ग्रुप फोटो ले लेते हैं, ताकि हमारे पास भी कोई याद हो कि यार ये हमारी क्लास है। मेल डिसाइड भी याद है, फीमेल डिसाइड पार्टनर
सर आपके लिए ये देख लो सेंड करना पड़ेगा।